गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग फर्स्ट हिंदी से चैप्टर नंबर 17 सांस सांस में बांस, यहाँ मैंने नोट किया है सांस सांस में बांस। इसके राइटर हैं लेखक एलेक्स एम जॉर्ज। तो एलेक्स एम जॉर्ज ने बांस के बारे में क्या लिखा है, बांस से क्या क्या चीज़ें बनती है, बांस की उत्पत्ति कैसे होती है, ये हमारे कैसे काम आता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बांस से ये जो लेखक हैं इनका गहरा रिश्ता है। ये बताते हैं कि बांस का यह झुरमुट मुझे कब अमीर बना देता है। बांस का एक छोटा सा झुरमुट कब किसी को अमीर बना देता है, इसमें मैं अपना घर बना सकता हूँ। या अगर बांस हम लगाते हैं, बांस की खेती करते हैं तो वो हमें अमीर बनाता है। उसकी सेलिंग हम करते हैं, बेचते हैं उसे, और बांस से हम घर भी बना सकते हैं। बांस के बर्तन औजार, बांस से बर्तन भी बनते हैं, औजार भी बनते हैं। सूखे बांस को ईंधन की तरह प्रयोग भी किया जा सकता है। बांस से कोयला जलता है, बांस से कोयला भी जलाया जाता है। बांस का अचार भी बनता है। बांस के पालने में मेरा बचपन गुजरा। लेखक यहाँ बताते हैं कि बांस से बने हुए पालने जो होते हैं उसमें मेरा बचपन गुजरा हुआ है। पत्नी भी तो मैंने बांस की टोकरी के जरिए पाई, यानी विवाह जब हुआ है उनका तो बांस की टोकरी यानी बांस का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है किसी के भी जीवन में। फिर अंत में बांस पर ही लिटाकर हमें शमशान घाट ले जाया जाता है। यानी बांस देखो तो आप पैदा होते हो तब से लेकर के मरने तक बांस का हमारे जीवन में एक अभिन्न बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आइए बांस के बारे में हम देखते हैं क्या है। यहाँ एक जादूगर थे। यहाँ इस स्टोरी में कहानी में बताया गया है कि एक जादूगर थे जिनका नाम था चंगकी चंगल नवा। चंगकी चंगल नवा बहुत बड़ा नाम है इनका। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। जादूगर थे तो उनका काम था करतब दिखलाना। जब मरने का हुआ तो लोगों से बोले, जब उनकी मृत्यु का समय नज़दीक आया तो वो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन, मुझे जब दफना दिया जाएगा तो उसके बाद छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया पाओ। लोगों से बोला क्या कि मैं जब मर जाऊंगा, मेरी जब मृत्यु हो जाएगी तो मुझे दफनाया जाएगा। दफनाने के ठीक छठे दिन बाद जब मेरी कब्र खोद करके आप देखोगे तो उसमें कुछ आप नया पाओगे। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई, उनमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। जब उनकी मृत्यु हो गई, उनको दफना दिया गया, उसके बाद फिर से छठे दिन उनकी कब्र, उनके कहे अनुसार उनकी कब्र को खोदी गई तो उसमें बांस से बने हुए विभिन्न प्रकार की टोकरियाँ बहुत सारे डिज़ाइन में निकली। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की, फिर नए नए डिज़ाइन बनाए। लोगों के सामने एक नई चीज़ थी, उसको लोगों ने देखा, उसकी नकल की और फिर नए नए डिज़ाइन भी बनाए। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। बांस की खेती भारत में बहुत होती है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदाय के भरण पोषण में इसका बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ हम खासतौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों ने बांस की चीज़ें बनाने का बहुत प्रचलन है। वहाँ बांस की बहुत सारी खेती होती है और इस वजह से वहाँ लोगों के काम का जरिया जो है वो बांस है। बांस से निर्मित चीज़ें वो बनाते हैं। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बन रही है। आवश्यकता के अनुसार इनमें बदलाव हुए हैं और हो भी रहे हैं। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। बांस की बुनाई का रिश्ता उस समय से है जब इंसान भोजन की तलाश में भटकता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए उसने ऐसी डलिया नुमा चीज़ें बनाई होगी, भोजन का सामान इकट्ठा करने के लिए, रखने के लिए डलिया बनाई होगी बांस से। जैसे क्या पता बया जैसे किसी चिड़िया के घोंसले के टोकरी के आकार और बनावट की तरकीब हाथ लगी हो। लोग सोचते होंगे कि बया जो एक तरह की चिड़िया होती है, उसने कैसे
टोकरी नुमा अपना घोंसला बनाया है, तो चलो उसी के डिज़ाइन का हम भी टोकरी बनाते हैं। बांस से केवल टोकरियाँ ही नहीं बनती, बांस की खपचियों से ढेर चीज़ें बनाई जाती है, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ी, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और बहुत सारे खिलौने। ये सभी चीज़ें बांस से निर्मित की जाती हैं। असम में ऐसी एक जाल जकाई से मछली पकड़े जाते हैं। जकाई उसका नाम है, जो बांस से ही बनाया जाता है। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है, फिर धीरे धीरे चलाते हुए खींचा जाता है। बांस की खपचियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक अंकुश का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है, नीचे जो होता है वो नुकीला खपच्ची नुमा एक दूसरे से गुथी हुई होती है। ये जकाई खपचियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती है। असम में चाय बागानों के चित्रों में तुमने ऐसी कई सारी टोपियाँ पहने लोग दिखते होंगे, जो उनके पीठ पर टंगी बांस की बड़ी बड़ी टोकरी नुमा होती हैं। उसको तो आपने बहुत बार देखा होगा। चाय के बागानों में असम में कैसे सर पे अपने रख के जाती हैं महिलाएं और उसमें चाय की पत्तियां तोड़ तोड़ कर डालती हैं। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने होते हैं। जुलाई से अक्टूबर तक में बहुत पानी होता है। लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त या कहो आसपास के जंगलों में बांस इकट्ठा करने का सही वक्त होता है। ये आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। जिन बांसों की उम्र 1 से 3 साल के बीच में होती है, उन्हीं बांसों को लोग काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त यानी कड़े हो जाते हैं और टूट भी तो जाते हैं बूढ़े बांस। बांस के शाखाओं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिसमें गांठें दूर दूर होती है। गांठ दूर दूर हो, उन्हीं बांसों का चुनाव किया जाता है। दाव यानी चौड़े चांद जैसी काल वाले चाकू से उन्हें छीलकर खपचियाँ तैयार की जाती हैं। खपचियों की लंबाई पहले से तय कर ली जाती है। मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काट दिया जाता है, यानी एक एक हाथ का काट लिया जाता है। लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3-4 गठानों वाली लंबी खपचियों की जरूरत पड़े, यानी कहाँ से काटा जाएगा यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। आमतौर पर खपचियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती है। चौड़ी खपचियाँ किसी काम की नहीं होती। इन्हें चीरकर पतली पतली खपचियाँ बनाई जाती है। पतली खपचियाँ लचीली होती हैं। खपचियाँ जो है चीरना उस्तादी का काम है, यानी बहुत अच्छे से इसको काटा जाता है। हाथों की कलाकारी के बिना खपचियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं होता, यानी इसमें जिसको महारत हासिल होता है खपचियों को पतला करने का, वही इसको फाड़ते हैं, चिरते हैं। इस हुनर को यानी कला को पाने में काफ़ी समय लग जाता है। टोकरी बनाने से पहले खपचियों को चिकना बनाना बहुत ही जरूरी होता है। यहाँ फिर दाव काम आता है। खपचियाँ बाएं हाथ में होती हैं और दाव हाथ में यानी दाहिने हाथ में। दाव जो जिसे बनाया जाता है वो हाथ में होता है। दाव का धारदार सिरा खपची को दबाए रहता है। दाव जिसे खपचियों को पतला किया जाता है वो दबाए रखा जाता है, जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ में खपची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दाव के अंदर की ओर दबाता है और दाव खपची पर दबाव बनाते ही घिसाई करना शुरू कर देता है। जब तक खपची एकदम चिकनी ना हो जाए, यह प्रक्रिया निरंतर दोहराई जाती रहती है। इसके बाद होती है खपचियों की रंगाई, यानी उसको रंग कलर कर दिया जाता है। इसके बाद ज़्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेट कर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रख दिया जाता है। रंगाई के काम के लिए पौधों का ही इस्तेमाल किया जाता है, यानी गुड़हल और इमली की पत्तियों को पीस करके उससे रंग निकाला जाता है और फिर उससे उसकी रंगाई की जाती है। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई हो। पहले खपची को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है, फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इसे चौक का डिजाइन बनता है। पलंग के दीवार की बुनाई भी इसी तरह होती है। टूल बुनना हो तो हर एक बना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे हो जाते हैं। इससे कई सारे डिज़ाइन
बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पर खपची उकाई हो तो चोटी की तरह गुथ लिया जाता है या फिर कंटे सिरे को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी बन करके इस तरह तैयार हो जाती है। चाहो तो बेचो या अपने घर के किसी काम में उसे उपयोग में लाओ। तो ये था आपका सांस सांस में बांस, यानी हमारे जीवन से मृत्यु तक के सफर में बांस का अभिन्न योगदान है। बांस है, बांस अपने अंतिम समय में भी लोग बांस के ऊपर ही होकर जाते हैं। तो ये आप इस चैप्टर को पढ़ें नेक्स्ट क्लास में।